निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो 2014 में दोनों कंट्रीज इंडिया और यूएस डिसाइड करते हैं कि एक हम अपना सिंथेटिक अपर्चर रेडार बनाएंगे। अब रेडार आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोकेशन, नेविगेशन, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। हमारा क्लाइमेट चेंज कर रहा है जिस वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे सी लेवल का वाटर आप राइज होता हुआ देखोगे। कभी आप देखते हो कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो इंक्रीज कर गई है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको निसार के अंदर भी मिलेंगे। जितने भी जियो फिजिकल चेंजेस हमारे इंडिया में इंक्लूडिंग होल वर्ल्ड चेंजेस हो रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करना किसका पर्पस रहेगा? निसार का, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो चलो इसके पहले तो हाइलाइट्स देख लो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जो टाइम डिसाइड करा गया है वो 5:40 PM 30 जुलाई को ये लॉन्च करा जाएगा। और आप सारे उस टाइम फ्री होंगे तो लॉन्च जरूर से देखना। अगर पोस्टपोन हो जाता है तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कहां से इसे लॉन्च करा जा रहा है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, जो कि हमारी लॉन्चिंग साइट है। और कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज करा जा रहा है? तो GSLV F-16 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक और आपने सुना होगा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी बोला जाता है। और ये सवाल आपके एक स्टेट एग्जाम में पूछा गया था, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। एंड GSLV आपका बाहुबली भी कहलाता है, बाहुबली। चलो चलो, बाहुबली के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जैसे GSLV F1 आया, 2 आया, फिर बीच में फेलियर्स भी अपने को देखने को मिले। क्योंकि हमें क्या था इन दोनों में, हमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल चाहिए थे कि दोबारा से अपनी ही जगह पे आके वो अटैच हो जाएं। तो इससे क्या होता है, पैसा बचता है अपना। तो जैसे फैल्कन 9 आपने पढ़ा एक्सियोम मिशन 4 के अंदर, वो भी कैसा है, रीयूजेबल। जब वो वापस आया, छोड़ के आ गया, बाकी लॉन्च व्हीकल एज इट इज वापस आ गया था अपनी लोकेशन पे, स्टैंड बाय कर जाता है। तो इसको हम इंडिया से ही लॉन्च करने वाले हैं। और 743 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसे भेजा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री में आप स्टेटमेंट को देख सकते हो। और वजन कितना है? तो 2392 kg, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आता है। मैंने पहले भी बताया था, जैसे जमीन पे आप सड़कों के ऊपर चलते हो, अपने व्हीकल्स मूव करते हो, पर स्पेस में तो कोई रोड नहीं है, तो वहां पे इमेजिनरी पाथवेज होते हैं जिन्हें हम बोल देते हैं ऑर्बिट। और जो बस ट्रक वहां पे चल रहा है उसको बोल देते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट होगा तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आपने किसी पर्पस से भेजा है। जैसे यहाँ पे क्या करेगा, ये जियो फिजिकल चेंजेस को नोटिस करेगा कि अर्थ के ऊपर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहीं पे फ्लड्स आपको देखने हैं, कहीं पे क्रैक पड़ गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो वो सारा निसार का पर्पस है। तो नंबर 1 सैटेलाइट आ गया। और दूसरा हमने बोला स्पेस क्राफ्ट। सिंस आप एक्सियोम मिशन के बारे में पढ़ चुके हो तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, मतलब वहां पे क्रू मेंबर्स बैठे होते हैं, ठीक है। आपने जो रोबोट भेजना है वो भी स्पेसक्राफ्ट के अंदर भेजा होता है। तो जैसे अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर आप देख रहे हो बसेस चल रही हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, बाइक्स चल रही हैं, वहां पे आपको क्या क्या मिलेंगे, सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट। बहुत सारी चीजें हैं, एस्ट्रॉइड तक नहीं जाना है, हम ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहे हैं जो हम यहाँ से लॉन्चिंग कर रहे हैं। अब आते हैं ऑर्बिट्स के ऊपर। ऑर्बिट्स आपको प्री में दिखे ना दिखे, इसका एक क्वेश्चन आपको मेंस के अंदर जरूर मिल जाता है। इस बार पॉसिबिलिटी है एक्सियोम मिशन 4 के ऊपर डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए। एनीवेज, अब देखो अर्थ के सरफेस से जब आप क्या करोगे, 50 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर की हाइट पे चले जाते हो, तो उसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। अभी मैंने इक्वेटर के आसपास या फिर पोलर के आसपास ये वर्ड कुछ नहीं यूज करा, हमने बस देखा कि कितनी हाइट पे गए हैं, तो उसके बेसिस पे हमने बोल दिया लो अर्थ ऑर्बिट, जो 50 से लेके 2000 किलोमीटर तक है। तो पीछे आपने क्या देखा, 743 किलोमीटर, पर इसको तो सन सिंक्रोनस लिखा है। पर मुझे ये बताओ क्या ये लो अर्थ ऑर्बिट में आएगा? आएगा ये, क्योंकि मैंने बोला ये जो ऑर्बिट्स की हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपने पोल्स की तरफ भेजी है या फिर इक्वेटर के पास भेजी है, वो नहीं मेंशन करी है अभी के लिए। हम लो अर्थ ऑर्बिट में भी इसको बोल सकते हैं। तो ये आ गया 743 किलोमीटर। उसके बाद थोड़ा और आगे आप जाओगे, यानी कि 2000 किलोमीटर से लेके 20,000 किलोमीटर तक, तो वो आपकी आ जाती है मिड अर्थ ऑर्बिट। अब इसके भी दूर चले जाओ, यहां तक, इसको बोलोगे आप जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या फिर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। डिफरेंस अभी नहीं करते, ये स्पेस टेक्नोलॉजी जब हम डिटेल में करते हैं तो वहां पे आएगा इसका डिफरेंस। अभी के लिए GTO और GEO याद रख लो, जो कि आपको मिलेगी 35,000
786 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो जब भी आप इतने दूर सैटेलाइट लेके जा रहे हो तो वहां पे जो आपकी ऑर्बिट है दैट इज जीटीओ या फिर जीईओ, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड भी अगर आप सैटेलाइट लेके जा रहे हो तो बियॉन्ड अगर 35786 किलोमीटर आप जा चुके हैं तो उसे बोलेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अभी ये बहुत ज्यादा दूर होगा तो यहाँ पे सामान कम जाएगा, ठीक है, पर एक्यूरेसी अपने को काफी मिल सकती है। ओके, एनीवेज ये आ गई आपकी जो ऑर्बिट्स हमारी स्पेस के अंदर लाया करती हैं। अब हो सकता है जो हमारी सैटेलाइट है वो पोल्स के अराउंड रिवॉल्व करे। तो अगर पोल्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी तो नाम पड़ जाएगा पोलर ऑर्बिट, और ऐसी सैटेलाइट जो पोलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रही है उसको बोल देंगे पोलर सैटेलाइट, ठीक है। ये नाम दोनों ऐसे वैसा वर्सा ही यूज होंगे। देन आती है दूसरी, आपकी इक्वेटर के ऊपर अगर रिवॉल्व करती है तो उसको क्या बोल देंगे, इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अब ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ये बड़े स्पेसिफिक चलेंगे, एक सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर दी उस पर रहेंगे, नहीं। 10 डिग्री का ऊपर नीचे फर्क पड़ सकता है। 10 डिग्री ऊपर भी हो सकता है फ्लो, 10 डिग्री नीचे भी हो सकता है। सेम फॉर द पोल्स, साइड में अगर देखोगे तो 10 डिग्री इस तरफ भी हो सकता है, 10 डिग्री इस तरफ भी हो सकता है। फिर बीच के एरिया को क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड ऑर्बिट्स। मतलब कोई ना कोई एंगल बना होगा 10 डिग्री से ऊपर का होगा, और ऊपर की तरफ भी अगेन ये वाला जो एरिया रहेगा ये सारा किस में आ जाएगा, इंक्लाइंड वाली कैटेगरी में। अब यहाँ पे बोली सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसके दो तीन फीचर्स आपने याद रखने हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के। एक तो ये पोल्स के अराउंड से घूम के जाएगी, ठीक है, मतलब इसका जो फ्लो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। फर्स्ट थिंग, रुको मैंने इमेज लगाई होगी, नहीं यही है, इसको ही देख लो। मतलब पोल्स के अराउंड ये रिवॉल्व करेगी। दूसरा, इसका डिस्टेंस आपने क्या देखा, 743 किलोमीटर पर। लो अर्थ ऑर्बिट में, मिड अर्थ ऑर्बिट में ये कहीं पे भी लाई कर सकती हैं, पर जितने भी अभी तक मिशन हुए हैं वो आप देखोगे लो अर्थ ऑर्बिट में ही होंगे, मतलब उस 50 to 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही मिलेंगे आपको। हाँ, 2000 किलोमीटर, सॉरी। एंड दूसरी चीज, जब भी ये रिवॉल्व करते हैं तो आपको पता है अर्थ भी क्या कर रही है, अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है। तो मतलब इस पॉइंट से अगर ये निकली तो जब दूसरी बार आप देखोगे ना तो ऐसे निकल के जाएगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारी अर्थ भी तो रोटेट कर रही है फ्रॉम डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो जब यहां से निकलेगी फिर आपको कुछ ऐसे मिलेगा। मतलब ये क्या कर रही है, पूरे के पूरे अर्थ को कवर कर लेगी। और ये जो निसार मिशन है इसके अंदर जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड रहेगा वो है 12 डेज का। मतलब ये एक चक्कर जो पूरा एंटायर अर्थ है उसको 12 दिन में कंप्लीट करेगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक ही कंट्री के ऊपर से जाएगी, ये तो ऊपर है ना जाके, ये तो पूरी मॉनिटरिंग कर लेगी हमारी अर्थ की, ठीक है। पर एंटायर अर्थ का मतलब है, जैसे मान लो एक दिन था जो ज्यादा क्लोज ये अफ्रीकन यूनियन से जाएगी, तो दूसरे दिन में मान लो जब अर्थ रोटेट कर रही है तो यहाँ यूरोपियन यूनियन वाले से ज्यादा नजदीक जाएगी। पर ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक ही जगह पे पॉइंट पे फिक्स करेगी, क्योंकि इसका जो मोशन है वो आप क्या देख रहे हो, ऐसे ऐसे चलेगा, स्पाइरल फॉर्म में चलेगा, लाइक दिस, इस तरह से। तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे अर्थ को कवर करेगा, पर पूरा जो प्रॉपर आपको इमेजिंग देगा वो डेटा लेके देगा 12 डेज के अंदर। तो सन सिंक्रोनस, सन के सिंक में भी रहेगा, पोल्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा, और एक जगह पे जैसे मान लो इंडिया से पास कर रही है 5 PM, टाइमिंग वही रहेंगी, डेली लोकल टाइम से ही पास करेगा। पर एंटायर अर्थ की अगर बात करें तो उसको कवर करेगा 12 दिनों के अंदर। तो ये स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में याद रखनी है। नेक्स्ट चलिए, अब देख लो इसके बस याद करने वाले फीचर्स हैं। तो हमने निसार के बारे में देखा, सिंथेटिक अपर्चर रेडार। नाउ ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी कौन सा है, तो स्वीप सिंथेटिक अपर्चर रेडार, मतलब हाई प्रिसीजन, हाई रेजोल्यूशन, जब भी आप इमेजेस को कैप्चर करोगे बेटर क्लैरिटी के साथ आपके पास आएंगी। और अगर सिंथेटिक अपर्चर रेडार को भी देखोगे तो ये ड्यूअल है नेचर में। ड्यूअल का मतलब है इसमें दो तरह के बैंड्स यूज करे गए हैं। बैंड्स किसके होते हैं, फ्रीक्वेंसी के बैंड्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जितनी भी ये रेड लाइट्स होती हैं, स्टॉप के लिए रेड लाइट ही क्यों लगाई जाती है, ओ वेवलेंथ, ये वाला साइन होता है ना वेवलेंथ का, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और जिस भी कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। मतलब आपको बड़े दूर से दिखाई देगा कि एक रेड कलर आगे लगा हुआ है। तो सेम फिनोमिना के ऊपर यही बैंड लगाए गए हैं, एक है आपके पास एस बैंड और दूसरा है एल बैंड। अभी जो आपने याद रखना है वो है एस बैंड। एस बैंड इसरो ने बनाया, और जो एल बैंड है ये आपके नासा ने बनाया है। अब देखो आपके पास एक एरिया है और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट होगा तो कैनोपी भी तो होगी पत्तों की, आपको ऐसे लगेगा ना कि कौन सी बने हुए हैं, नीचे आपको बाक्स नहीं दिखाई देंगी उसकी। अब जो इसरो का है ना, ये क्या करेगा, ओवरऑल मॉनिटरिंग कि ये फॉरेस्ट कितने एरिया तक फैला हुआ है,
इसने ओवरऑल मॉनिटरिंग करी। पर जो एल बैंड है नासा का, ये डीपर पेनिट्रेशन करेगा, ये जमीन तक देख के आएगा कि कितनी बाक्स हैं, मतलब इजी करने के लिए बता रही हूँ। तो हमने क्या क्या देखा, डेंसिटी अगर आपको देखनी है तो नासा का एल बैंड यूज होने वाला है। अगर ऊपर का ओवरव्यू अपने को चाहिए होगा तो वो किसने बनाया है, इसरो ने, और कौन से बैंड में लाई करेगा, एस बैंड। लगाओ थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, एल बैंड की, लग गया ना पता। तो डीपर पेनिट्रेशन कौन कर रहा है, एल बैंड। ठीक है, अभी बता देती हूँ वैल्यूज भी, पर पहले इतना पता लग गया ना आपको। अगर ओवरव्यू देखना है तो एस बैंड यूज होगा। अगर डीपर पेनिट्रेशन चाहिए होगी, पत्तों के नीचे जाके हमें चेक करना है, तो यहाँ पे तो मूवमेंट भी चेक हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ रेजोल्यूशन किसका ज्यादा अच्छा आएगा, एस बैंड का आएगा। क्यों, क्योंकि उसको तो ऊपर की सतह देखनी थी। अब जैसे जैसे आप जूम करते चलते हो तो पिक्सल डिक्रीज कर जाएंगे, तो जैसे डिक्रीज करेंगे तो आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा नीचे। पर ट्राई यही करी गई है कि रेजोल्यूशन अच्छा दिखे अपने को, और जो भी इमेजिंग कैप्चर करनी है विद हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तभी दिया है सिंथेटिक अपर्चर रेडार। जब भी सिंथेटिक अपर्चर रेडार की बात आएगी तो इसका मतलब यही है कि हाई प्रिसीजन, हाई रेजोल्यूशन, डीपर पेनिट्रेशन, तो इन सभी चीजों के ऊपर फोकस करा गया। 2014 में इसको साइन कर दिया गया था, और अभी जून 2025 के लिए पहले डिसाइड करा था, फिर पोस्टपोन कर दिया गया जुलाई 30, यानी कि अभी 2 दिन के बाद। नहीं, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई खत्म हो गया, अगस्त आ गया, सीरियसली। हाँ, जुलाई चल रहा है, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, हमारा ही यहाँ पे लॉन्च व्हीकल यूज करा जाएगा। लॉन्च व्हीकल का मतलब है जिस मशीन के ऊपर हम अपनी सैटेलाइट या फिर स्पेस क्राफ्ट को रखते हैं और वो ऊपर जाके पहुंच जाता है, दैट इज द लॉन्च व्हीकल। तो जीएसएलवी को यूज करा जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्या पर्पस है, तो अर्थ की मॉनिटरिंग करनी है फ्रॉम स्पेस। पूरे एंटायर अर्थ को कितने दिनों में कवर करेगा, तो 12 डेज। मतलब आपको प्रिसाइज, जब प्रिसाइज डेटा चाहिए होगा विद हाई फ्रीक्वेंसी, तो वो 12 दिन के अंदर आपको मिलता रहेगा, 12 24, तो इस तरह से 12 का टेबल चलेगा। बाकी क्या क्या चीजें स्टडी करेगा, तो इकोसिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं, आइस शीट मेल्ट कर रही है आपकी, उनके ऊपर स्टडी करनी है। वेजिटेशन पैटर्न, कभी कभी आप सुनते हो कि जो सॉइल है इरोजन हो रखा है, तो उन एरियाज को स्टडी करना है। सी लेवल का राइज हो रहा है, उसे स्टडी करना है। ग्राउंड वाटर वेरिएशंस, इनको स्टडी करना है। पहले जमीन का अगर पता होगा तभी तो पता लगेगा कि नीचे के ब्लॉक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। एंड नेचुरल हैजर्ड्स जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामीज एंड लैंडस्लाइड। तो मतलब ये ऐसी सैटेलाइट तो हमने पहले भी बहुत सारी लॉन्च करी हैं, पर इस बार प्रिसीजन पे सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है कि डाटा जो अपने पास आए वो विद हाई पिक्सल्स आए, तो यही इसका मेन मोटो है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या लगा है, तो जब भी आपने देखा होगा कि सैटेलाइट बनाई जाती है, तो जब सैटेलाइट बनती है तो उस केस में गोल्ड सी फॉइल एक लगी होती है। तो अब गोल्डन कलर को ही क्यों यूज करा जाता है, क्या रीजन है। ठीक है, एक तो मेन जो रीजन आता है दैट इज द रिफ्लेक्शन। ऊपर आपको नहीं पता कब टेम्परेचर हाई हो, कब टेम्परेचर लो हो जाए, तो उसके लिए गोल्डन कलर सबसे सुटेबल माना जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी रेज आप पढ़ते हो, जैसे इंफ्रारेड है, यूवी रेज है, बाकी कलर में भी एक्सप्लॉइट हो जाए, पर गोल्डन कलर बहुत ज्यादा स्टे कर जाता है। तो मतलब रिफ्लेक्शन जो है इसका मेजर रीजन रहता है। तो पहले तो थर्मल की ब्लैंकेटिंग कर रखी है, कंबल की तरह रैप करा हुआ है सैटेलाइट को गोल्ड के साथ। रेडार पेलोड, रेडार आपने पीछे देख लिया, सिंथेटिक अपर्चर रेडार 2 बैंड्स को कैरी करके जाएगा। एंड स्पेसक्राफ्ट बस, जिसके अंदर पूरी पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन के मेथड, कैमराज एंड ऑल सब अटैच होंगे, तो स्पेसक्राफ्ट बस उसे बोला है। एंटीना एंड रिफ्लेक्टर, अब एंटीना और रिफ्लेक्टर क्या करेंगे, जैसे ये स्पेसक्राफ्ट बस के अंदर रखे होंगे तो कैप्चरिंग के लिए इसको ऊपर को ओपन करा जाएगा इस तरह से। मतलब आप इसे बंद भी कर सकते हो, इसे आप ओपन भी कर सकते हो। एंड दूसरी जो चीज है, 12 मीटर ड्रम शेप वायर मेश रिफ्लेक्टर है ये, और लार्जेस्ट होगा हमारे स्पेस में। सिग्नल फोकस और इमेजिंग प्रिसीजन के पर्पज से बनाया गया है, मतलब वही ड्यूअल रेडार सिस्टम की जो हमने बात करी। नाउ एल बैंड और एस बैंड के बारे में देख लेते हैं। तो एक टेबल ओपन कर रही हूँ यहाँ पे। तो वेवलेंथ हमने बोला किसकी ज्यादा थी, एल बैंड की, तभी तो इसने पेनिट्रेशन ज्यादा देखी। अब देखो साइड में एस बैंड, इसकी जो वेवलेंथ है वो आपको कम मिलेगी, क्योंकि आपको ओवरव्यू चाहिए। सेम हमेशा याद रखना, ये जो वेवलेंथ होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्स रिलेशन में होती है, मतलब एक बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। तो ये देखो इसकी वेवलेंथ ज्यादा थी, इसकी कम आएगी एस बैंड की। ऊपर देखो अब 1 to 2 GHz, पर यहाँ पे 2 to 4 GHz, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, एस बैंड की। लग गया ये थोड़ा सा आइडिया आपको, ठीक है। और
उसके अलावा क्या क्या मेन पर्पस होंगे, तो अगर आपको डीपर पेनिट्रेशन करनी है, फोलिएज मतलब बहुत सारे पत्ते हैं घने, तो उनके अंडर से भी आपको इमेजेस कैप्चर करनी है तो एल बैंड का यूज करोगे। अगर किसी दिन क्लाउड्स आ जाएंगे, ये वाला बैंड पेनिट्रेट कर जाएगा, पर वहीं पे एस बैंड को देखोगे तो क्लाउड पेनिट्रेशन आपको वीकर मिलेगी, मतलब उतनी अच्छी रेजोल्यूशन के साथ पिक्चर ये कैप्चर नहीं करके देगा। रेजोल्यूशन अगर देखोगे, अब आगे ना लॉन्गर वेवलेंथ है, नीचे तक जाएंगे तो जैसे आप जूम करते हो आपको पिक्चर की क्लैरिटी उतनी नहीं रहती है, तो थोड़ी सी रेजोल्यूशन इंपैक्ट होगी इसमें। इसमें रेजोल्यूशन हाई है, पर ऊपर वाले पॉइंट के साथ कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे अगर बैरियर आ जाता है, घने क्लाउड्स आ रखे हैं क्यूम्यूलो निम्बस टाइप जिनसे बारिश होनी है, तो वो इसको थोड़ा सा हर्डल प्रूव होते हैं, मतलब इमेजेस आपको उतनी अच्छी नहीं आएंगी। अदरवाइज आइडियल कंडीशन में इसकी रेजोल्यूशन आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आपको सुपरफिशियल सी पिक्चर चाहिए होगी, और ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से कम अफेक्ट होता है, जबकि यहाँ पे आपने देखा ये ज्यादा होगा। इसको ज्यादा बड़े एंटीना चाहिए होते हैं सेम रेजोल्यूशन के लिए, यहाँ पे स्मॉलर चल पड़ेगा, क्योंकि अगेन आपको ओवरव्यू चाहिए, डीपर नहीं चाहिए पिक्चर, तो उस पर्पज से। नेक्स्ट हमारे कौन कौन से और मिशन आने वाले हैं, तो एक तो गगनयान मिशन जो अभी 2026 से पहले ही बोला हुआ है, और एक्सियोम मिशन 4 जो कि सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है, इसको हमने 2 बार डिटेल में देख लिया था। तो जो नए स्टूडेंट हैं, आप एक बार जब पुराने लेक्चर्स देखना शुरू करोगे तब कवर कर लेना, और एक बार मैं इनसे भी क्वेश्चंस भी पूछूंगी, तब भी आप सुन लेना ध्यान से। ओके, गगनयान मिशन 3 फेजेस में डिवाइडेड है, याद है। फर्स्ट फेज टेक्नोलॉजिकल चेक रहेगा, सेकंड फेज रोबोटिक है, रोबोट का नाम वयोमित्र, और लास्ट फेज जो रहेगा वो मैंड मिशन है, मतलब ह्यूमन बीइंग को एक्चुअल में स्पेस में भेज दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें वही लिखी हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, कैपेबिलिटीज एंड ऑल, आई शीट मूवमेंट, ये सब ये पीआईबी में था, उससे उठा लिया। अच्छा, ये जो सिंथे एस बैंड है जो हमने बोला इसरो ने बनाया है, और इसरो में भी किसने बनाया है, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। आपको पता होना चाहिए, जब हमारा इसरो फॉर्म हुआ था तो उससे पहले क्या होता था, इनकोस्पर, ये थी कंपनी पहले 1962। 1962 के बाद इसमें देखा कि साइंस रिलेटेड सारे ये एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, पर एक डिवीजन बनानी पड़ेगी जहाँ पे सिर्फ स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करी जाएगी। फिर जाके 1969 में इसरो का फॉर्मेशन हुआ। अब फ्यूल बनाने के लिए एक जगह चाहिए थी अपने को, तो वो तमिलनाडु में डिसाइड कर ली थी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी लोकेशन की बात करी, हिल्स होंगी तो ओडिशा में आएंगी वो, तो ये चीज याद रखना। यहाँ पे लिक्विड प्रोपल्जन स्पेस सेंटर बन गया, मतलब यहाँ पे हम फ्यूल वगैरह बनाएंगे, जो मशीन चाहिए वो बनाएंगे। उसके बाद पता लगा कि यार बड़ी सारी छोटी छोटी चीजें चाहिए होती हैं जो हमें अपनी टेक्नोलॉजी में स्पेस में भेजनी है, तो एक बना दिया SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसको बनाया गया अहमदाबाद में, और इसका मेन पर्पस था कि जितनी भी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है अपनी, हम आपको प्रोजेक्ट्स देंगे, आपने उसको बनाना है, जो हम टाइम है वो आपको साइन कर देंगे। अब जैसे नासा ने अपना एल बैंड का सिंथेटिक अपर्चर रेडार बनाया, तो लास्ट मंथ ये भेज दिया था उन्होंने इसरो के पास कि अपनी तरफ से रेडी है, अब आप देखो इसको क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो सेम SAC ने भी अपना सिंथेटिक अपर्चर रेडार बनाया था, और मैसेज दे दिया था कि हाँ जी हमारा भी लॉन्चिंग के लिए रेडी है, तो अगर आपको मशीन में अटैच करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे ही MCF बनाए जाते हैं, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। अब बार बार आंध्र प्रदेश से कॉल नहीं घुमा सकते ना, सारी डिटेल्स नहीं ले सकते, तो पास में क्या किया जाता है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज बना दी जाती है। जैसे एक मध्य प्रदेश भोपाल वाले एरिया में मिलेगी आपको, एक कर्नाटका में मिल जाएगी। तो कर्नाटका क्या करेगा, जितना भी कॉन्टेक्ट है साउथ वाले पार्ट में उस पर फोकस रखेगा, और जो MCF भोपाल वाला है ये फोकस रखेगा जो भी नॉर्थ वाले पार्ट में या फिर सेंट्रल इंडिया में चीजें बन रही हैं। और फिर सारी इंफॉर्मेशन जाती कहाँ पे, अल्टीमेटली जहां से लॉन्चिंग करी जाएगी, दैट इज श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। लग गया थोड़ा सा आइडिया, तो ये था आपके निसार के बारे में।